हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 23 जुलाई 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और कोई भी जानकारी हो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? यानी कि जो 22 जुलाई है तो 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ए ऑप्शन है विश्व मस्तिष्क दिवस, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज दिवस, सी ऑप्शन है ये दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों, यानी कि 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस और राष्ट्रीय ध्वज दिवस ये दोनों दिवस मनाए गए। तो 22 जुलाई को ये दोनों दिवस मनाए गए हैं। चलिए बारी बारी से हम दोनों दिवस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व मस्तिष्क दिवस के बारे में, जो कि 2024 में यह 22 जुलाई को मनाया गया है। तो हर साल 22 जुलाई को दुनिया भर में विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को ये दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वह मस्तिष्क के स्वास्थ्य और रोकथाम को बढ़ावा देना, यानी कि मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखना और मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम करना, उनको बढ़ावा, और जो स्वास्थ्य है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों और स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और मस्तिष्क से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना है और कैसे उनको ठीक किया जा सके, इन सब के बारे में लोगों तक अवेयरनेस फैलाने के लिए यह जो विश्व मस्तिष्क दिवस है यह मनाया जाता है। बात करें थीम की, तो इस वर्ष यानी थीम 2024 की जो थीम है विश्व मस्तिष्क दिवस की, मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम, यानी कि मस्तिष्क का जो स्वास्थ्य है उसको कैसे हम बरकरार रख सकते हैं और मस्तिष्क की जो बीमारियां होती हैं उनकी कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इसके बारे में थीम 2024 रखी गई है। थीम छोटी है इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी थीम होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट है, यानी दूसरा दिवस जो है हमारा नेशनल फ्लैग डे 2024, यानी कि जो नेशनल फ्लैग डे है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस है। तो भारत में हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। यह हमें तिरंगे के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है, यानी कि हम अपने तिरंगे के प्रति जो सम्मान रखते हैं, तिरंगे के प्रति हमारा जो आभार होता है, जो हमारा सम्मान होता है, उसको व्यक्त करने के लिए यह जो राष्ट्रीय ध्वज दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की फसल ऋण माफी के लिए 6000 करोड़ रुपए की राशि जारी की हुई है? यानी कि कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने किसानों की फसल ऋण माफी के लिए 6000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जिससे उनकी जो फसल की ऋण है, फसल पे जो उनका कर्ज है उसको माफ़ किया जाएगा? तो ए ऑप्शन है तेलंगाना, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलंगाना राज्य की जो सरकार है उसने किसानों के फसल ऋण को माफ़ करने के लिए 6000 करोड़ रुपए की राशि जारी की हुई है। किसानों का जो 1 लाख रुपए तक का जो कर्जा है वो कर्जा माफ़ किया जाएगा तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ हो जाएगा। आगे बात करें तो तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए फसल ऋण माफ़ी के लिए 6000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए फसल ऋण माफ़ी के लिए जो 6000 करोड़ रुपए से अधिक जो राशि उन्होंने जारी की है। तो अगर बात करें तेलंगाना से रिलेटेड और जानकारी की, तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का भी उद्घाटन किया हुआ है और इसके साथ साथ किसानों की ऋण माफ़ी के लिए 6000 करोड़ रुपए का जो राशि है वह भी जारी की गई है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के तेलंगाना के वो हैं रेवंत रेड्डी, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी से बनकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर के आए हुए हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है? यानी कि चांदीपुरा एक जगह का नाम है, वहीं पर ये वायरस जो फैला है इसलिए इसको चांदीपुरा वायरस के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ या किस राज्य में यह फैल रहा है? तो ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में
चांदीपुरा जो वायरस है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस जो तेज़ी से फैल रहा है, इसके 71 संदिग्ध मामले मिले हैं, जिनमें से 27 लोगों की मृत्यु हो गई है और 23 जिलों में इस वायरस के संदिग्ध केस हैं। यानी कि जो 71 मामले मिले हुए हैं, इनमें से 27 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। 23 जिलों में ये जो वायरस है ये फैला हुआ है। बात करें तो साल 1966 में यह पहली बार महाराष्ट्र में फैला था। महाराष्ट्र के नागपुर के चांदीपुर में यह जो वायरस है यह फैला हुआ था, इसीलिए इसे चांदीपुरा वायरस के नाम से जानते हैं। यह एक आरएनए वायरस होता है और यह मादा फ्लेबोटोमाइन नामक मक्खी के कारण फैलता है। किस मक्खी के कारण? मादा फ्लेबोटोमाइन एक मक्खी है, इसके कारण यह जो वायरस है चांदीपुरा वायरस यह तेजी से फैलता है। नाम इसका चांदीपुरा इसीलिए रखा गया क्योंकि साल 1966 में महाराष्ट्र के नागपुर में चांदीपुर नामक स्थान पर ये जो वायरस है यह सबसे पहले पाया गया था, सबसे पहले देखा गया था, इसीलिए उस स्थान के नाम पर इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रख दिया गया है। यह एक आरएनए वायरस होता है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया हुआ है? यानी कि भारत और ऐसा कौन सा देश है जिसने जो पाम ऑयल होते हैं उनके क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक आयात निर्यात करने के लिए फैसला किया है? तो ए ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन है पेरू, सी ऑप्शन है मलेशिया, डी ऑप्शन है सिंगापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलेशिया और भारत ने मिलकर के पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया हुआ है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल और अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का फैसला किया हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने आज नई दिल्ली में मलेशिया के वृक्षारोपण एवं वस्तु मंत्री जो वहाँ के हैं दातुक सेरी जोहरी अब्दुल गनी से मुलाकात की और इसी के द्वारा पाम ऑयल और अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए बात की गई, चर्चाएं की गई। तो किनसे वार्तालाप हुई? तो जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं भारत के श्री शिवराज सिंह चौहान जी और मलेशिया के जो वृक्षारोपण एवं वस्तु मंत्री हैं दातुक सेरी जोहरी अब्दुल गनी, इन दोनों के बीच मुलाकात हुई और मुलाकात में यह फैसला किया गया कि जो पाम ऑयल है और अन्य क्षेत्रों में जो दोनों देशों के बीच जो सहयोग है इसको बढ़ाया जाएगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहां सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है नागपुर, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है बदायूं और डी ऑप्शन है शामली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बदायूं में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने जो बदायूं में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर यूपी स्पेशल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अगर हम बात करें तो श्री BL वर्मा बदायूं में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन करेंगे। यह जो कार्यक्रम है पहले से पहचाने गए 791 दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों के सहायक उपकरण वितरित करने के लिए यह आयोजित किया जा रहा है। यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए जो उपकरण हैं, उनके लिए जो सहायक उपकरण हैं उनको वितरित किया जाएगा। लगभग 791 जो दिव्यांग व्यक्ति हैं इनको ये सभी उपकरण प्रदान किए जाएंगे और इसी के लिए बदायूं में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया गया है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में कितनी भारतीय खदानें शामिल हुई हैं? यानी कि अभी टॉप 10 जो है वो विश्व की कोयला खदानों की लिस्ट जारी हुई, उसमें भारत की कितनी खदानें शामिल हैं? तो ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 8। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत की जो 2 खदानें हैं कोयला खदानें, यह विश्व की टॉप 10 कोयला खदानों में शामिल हुई हैं। आगे अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदानें, एक गेवरा एवं कुसुमुंडा कोयला खदान विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हुई हैं। कौन कौन सी? वो भी 2 शामिल हुई हैं, 2 की दोनों ही उत्तराखंड की हैं। खदान का नाम है गेवरा एवं कुसमुंडा, ये 2 कोयला खदानें हैं जो कि विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में ये शामिल की गई हैं। छत्तीसगढ़ की इन 2 कोयला खदानों का देश के वार्षिक कोयला उत्पादन में लगभग 10% का हिस्सा है। यानी कि इन 2 खदानों से ही देश के वार्षिक कोयला उत्पादन में लगभग 10% ये 2 कोयला खदानें
उत्पादित करती हैं। बात करें इस सूची में सबसे अधिक खदानें यानी कि 4 जो खदानें हैं वो इंडोनेशिया की हैं। टॉप पर कौन है? इंडोनेशिया। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्लैक थंडर खदान को दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया है। यानी अगर बात करें दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है तो वो अमेरिका की ब्लैक थंडर खदान है। और इस सूची में सबसे अधिक खदानें किस देश की हैं तो 4 खदानें हैं इंडोनेशिया की, जिसके साथ यह फर्स्ट पोजीशन पर है इंडोनेशिया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी कुछ समय से जो राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, इनका पद जो था वो खाली था। तो अभी हाल ही में भारत के जो अगले राजदूत हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में उनको नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है तरनजीत सिंह संधू, बी ऑप्शन है विनय मोहन क्वात्रा, सी ऑप्शन है एस जयशंकर और डी ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनय मोहन क्वात्रा जी को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं विनय मोहन क्वात्रा जी हैं और इनको ही अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें तरनजीत सिंह संधू की सेवानिवृत्ति के बाद जनवरी 2024 से भारतीय राजदूत का पद खाली था। यानी कि अमेरिका के जो पहले जनवरी 2024 में तरनजीत सिंह संधू जी जो थे ये रिटायर हो गए थे, वहां से सेवानिवृत्त हो गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में। तो जनवरी 2024 से ही राजदूत का जो पद था, भारतीय राजदूत का पद, ये खाली था। और इसी पर जो विनय मोहन क्वात्रा हैं जो कि पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, अभी अभी ये वहाँ से रिटायर हुए हैं, वहाँ से हटाए गए हैं। तो सचिव जो पूर्व विदेश सचिव जो विनय मोहन क्वात्रा जी हैं, इनको संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। बात करें तो जब ये यहाँ पर आए हुए हैं राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है तो विदेश सचिव किसे बनाया गया है तो इनकी जगह पर विक्रम मिश्री को भारत का 35वां विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। यानी कि पहले विनय मोहन क्वात्रा जी थे, लेकिन इनको जब संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत नियुक्त कर दिया गया तो इनके स्थान पर यानी कि विदेश सचिव के पद पर विक्रम मिश्री जी को नियुक्त कर दिया गया है, जो कि ये 35वें विदेश सचिव नियुक्त होकर के आए हुए हैं। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहां आयोजित किया जाएगा। यानी जो विश्व धरोहर समिति है इसका 46वां सत्र अभी आयोजित होने वाला है। 21 जून से 31 जुलाई तक ये चलेगा, आयोजित हो रहा है। 21 जून से 31 जुलाई तक यह चलेगा। और ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है तो ए ऑप्शन है पेरिस, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है टोक्यो और डी ऑप्शन है लंदन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। आगे हम बात करें नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन जो है वो किया जा चुका है। और यह कब से कब तक रहेगा तो यह 21 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। बात करें तो वर्तमान में विश्व विरासत सूची में 1199 विरासत स्थल शामिल हैं, यानी कि टोटल 1199 विरासत स्थल शामिल हैं, जिसमें से पहले नंबर पर इटली है। इटली में कुल 59 जो विश्व विरासत हैं स्थल ये हैं। सेकेंड नंबर पर है चीन, जिसमें 57 विश्व विरासत स्थल हैं। आगे अगर हम बात करें भारत की तो भारत 42वें स्थलों के साथ 6ठे स्थान पर है। यानी कि भारत की जो पोजीशन है वर्ल्ड वाइड वो 6th पोजीशन है, जो कि भारत में 42 स्थल हैं। 42 स्थलों में सबसे लास्ट वाले 42वें की बात की जाए तो 42वां जो स्थल है ये होयसला मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसको अभी हाल ही में 42वां धरोहर जो है वो शामिल किया गया, यानी 42 विश्व धरोहर के रूप में इसको नामित किया गया है। अगर बात करें यूनेस्को के मुख्यालय की तो जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना है 16 नवंबर 1945 को हुई थी और वर्तमान में यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं वो आंद्रे अजोले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, खासकर एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे के जो एग्ज़ाम होती हैं उनमें ये क्वेश्चंस यहाँ से जो फैक्ट हैं ये पूछे जाते हैं। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में 15 जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 जीती हुई है। यानी कि अभी कोपा अमेरिकन चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई, इसे किस देश ने जीत लिया है तो ए ऑप्शन है ब्राज़ील, बी ऑप्शन है अर्जेंटीना, सी ऑप्शन है कोलंबिया और डी ऑप्शन है उरुग्वे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अर्जेंटीना है इसने क्या किया है कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 जीत ली है। आगे हम बात करें
तो अर्जेंटीना ने फाइनल में कोलंबिया को हराकर अपना 16वां कोपा अमेरिका खिताब जीता हुआ है। यानी कि इसने फाइनल में हराया किसको, कोलंबिया को। तो कोलंबिया है उपविजेता, यानी कि उपविजेता कौन बना, कोलंबिया, और विजेता हुई है अर्जेंटीना की टीम। इसने कोलंबिया को हरा करके 16वां कोपा अमेरिका कप अमेरिका का खिताब जीता हुआ है। आयोजित कहाँ हुआ, तो यह मियामी में स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में यह जो कोपा का जो चैंपियनशिप है यह आयोजित की गई। यह 108 साल के इतिहास में दूसरी बार था कि जो कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता है ये दक्षिण अमेरिका के बाहर आयोजित किया गया था। यानी कि 160 साल के इतिहास में दूसरी बार है जो कि दक्षिण अमेरिका के बाहर यह जो कोपा अमेरिका का जो ये चैंपियनशिप है ये आयोजित की गई है, वरना दक्षिण अमेरिका के अंदर ही यह आयोजित की जाती थी। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कोपा अमेरिका जो है यह दुनिया का सबसे पुराना, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। यानी यह दुनिया की सबसे पुरानी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। अर्जेंटीना के लिए जो विजयी गोल है वह लुटारो मार्टिनेज ने किया। यानी कि जो विजयी गोल का मतलब लास्ट गोल जो ऐसा गोल था जिसके बाद अर्जेंटीना विजय हुई तो उसे विजयी गोल कहते हैं, और यह किसने किया था, लुटारो मार्टिनेज ने यह विजयी गोल किया हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यानी कि अभी हाल ही में सूरीनाम में भी भारत का अगला एक राजदूत नियुक्त किया गया। अमेरिका में भी हमने बात की कि विनय मोहन क्वात्रा जी को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से सूरीनाम में भी भारत के अगले नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ए ऑप्शन है अरुण बंसल, बी ऑप्शन है सुभाष प्रसाद गुप्ता, सी ऑप्शन है राजीव कुमार और डी ऑप्शन है आनंद कुमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष प्रसाद जो गुप्ता हैं इनको सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सुभाष कुमार गुप्ता जी हैं और इन्हीं को ही सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सुभाष प्रसाद गुप्ता जो हैं ये 2006 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं। यानी कि जो क्या कहते हैं, यानी ये IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, विदेश सेवा के अधिकारी हैं जो कि 2006 बैच के हैं। बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में, तो रूस में विनय कुमार को राजदूत नियुक्त किया गया है, चीन में प्रदीप कुमार रावत जी को राजदूत नियुक्त किया गया है, फ्रांस में जावेद अशरफ को राजदूत नियुक्त किया गया है और जर्मनी में पार्वेथेनी हरीश को राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आगामी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है, ये क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।